राधे राधे। हेलो एवरीवन, लेट्स बिगिन विद अ न्यू एपिसोड। आप वह आंखें बंद रखी थी और धीरे से डरी हुई कहती है, आई एम स्केर्ड ऑफ यू रुद्र। आव्या की बात सुनकर रुद्र कुछ पल यूं ही आव्या का चेहरा देखते रहता है, जो सच में डर की वजह से पीला पड़ चुका था। रुद्र आव्या के ऊपर से हटता है और आव्या को बैठाता है। आव्या की आंखें बंद थी, वह गलती से भी आंखें नहीं खोलना चाहती थी। रुद्र अब खड़ा होता है और आव्या को खड़ा करके गोद में उठा लेता है। आव्या कसकर रुद्र के शर्ट को पकड़ कर कहती है, रुद्र प्लीज़ मुझे वो सब नहीं देखना। बोलते हुए उसकी सिसकी निकल जाती है। रुद्र आव्या के बंद पलकों को चूमता और फिर कहता है, पनिशमेंट कंप्लीट बेबी गर्ल, अब नहीं दिखाऊंगा। बोलकर रुद्र अब आगे बढ़ने लगता है। आगे बढ़ते बढ़ते वह दरवाजे पर पहुंचता है तो दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है। ये वही कमरा था जिस पर इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी थी। रुद्र बाहर से दरवाज़ा लॉक करता है और धीरे दोनों को खून से नहाया हुआ देखता है। उसकी नज़र आव्या पर जाती है, जो आंखें बंद की हुई थी। रुद्र उसे देखकर इशारा करता है तो धीरे से हाँ सिर हिला देता है। रुद्र उसे देखकर इशारा करता है तो धीर हाँ में सिर हिला देता है। रुद्र आव्या को गोद में लिए ही उसके कमरे की ओर बढ़ जाता है। जिस जिस जगह से वह चल रहा था वहाँ बस खून ही दिखाई दे रहा था। धीर सर्वेंट को कहकर सारा फर्श साफ करवाता है। वहीं रुद्र आव्या को लेकर जाकर शॉवर के नीचे खड़ा कर देता है। शॉवर ऑन होते ही दोनों के शरीर से पानी गिरने ते हुए खून को शरीर से हटाने लगता है। ठंडी पानी पड़ने से आव्या के शरीर में थोड़ी झंझनाहट सी होती है, पर उसे काफ़ी ज़्यादा राहत भी मिलती है। रुद्र आव्या के कपड़ों को उतारने लगता है, तभी आव्या कसकर खुद के कपड़ों को पकड़ लेती है। रुद्र आंखें बंद किए हुए आव्या के कान में धीरे से कहता है, ट्रस्ट मी, कुछ नहीं करूँगा मैं। आव्या रोने जैसी आवाज़ में कहती है, नहीं नहीं प्लीज़। रुद्र आव्या को देखता है और कुछ पल में वह उसे फिर से गोद में उठा लेता है और बाथटब में उसे लिटा देता है। आव्या ने अब भी आंखें नहीं खोली थी। रुद्र शैम्पू की बोतल उठाता है और आव्या के बालों पर लगाता है। रुद्र आव्या के बालों को साफ करता है और फिर उसके हाथों और चेहरे को साबुन से साफ करता है, पर उसके शरीर को साफ नहीं कर पा रहा था क्योंकि आव्या ने ड्रेस पहनी थी। रुद्र आव्या के हाथ को अपने हाथों को बंद करके कहता है, तुम्हें पूरी तरह से क्लीन करना है। ट्रस्ट मी बेबी गर्ल, तुम्हारे शरीर के एक अंग तक नहीं देखूंगा। आव्या आंखें खोलकर रुद्र को देखती है। रुद्र की आंखें बंद थी और फिर भी उसके आव्या के हाथ से आंखें बंद करके रखी थी। इस बार आव्या कुछ नहीं कहती तो रुद्र आव्या की ड्रेस को खोल देता है और अब आव्या एक अंडरगारमेंट्स में थी। रुद्र अब आव्या के शरीर को साफ करता है, जिस वजह से आव्या अनकंफर्टेबल होती है और उस जगह रुद्र उसे नहीं छूता। काफ़ी देर बाद दोनों वॉशरूम से बाहर आते हैं। रुद्र आव्या के बालों को हेयर ड्रायर से सुखाता है। आव्या आईने से रुद्र को देखती है, जो बहुत शांत था। आव्या तुरंत नज़रें हटाकर धीरे से कहती है, मुझे घर जाना है। आव्या के यह बोलने पर रुद्र कुछ नहीं बोलता। आव्या के बाल जब पूरी तरह से सूख जाते हैं तो रुद्र हेयर ड्रायर को टेबल पर रखता है। रुद्र आव्या के सामने खड़ा होता है। आव्या के बाल को पीछे से धीरे से वह पकड़ता है और आव्या के झुकी पलकों को देखता है और फिर धीरे से झुककर उसके माथे को चूम लेता है। आव्या की झुकी पलकें एकदम बंद हो जाती हैं। रुद्र अब आव्या का हाथ पकड़कर कमरे से निकल जाता है। कुछ आधे घंटे बाद रात के 11 बजे रुद्र की कार सक्सेना हाउस में रुकती है। आव्या की नज़र अब तक झुकी हुई थी। रुद्र आव्या को देखते हुए कहता है, गो बेबी गर्ल। आव्या बाहर देखती है। सक्सेना हाउस को देखते ही जैसे उसकी जान में जान आती है। वह कार से उतरती है और भागकर अंदर चली जाती है। रुद्र बस उसे खुद से दूर जाता हुआ देखते रहता है, फिर कार स्टार्ट करके आगे बढ़ जाता है। आव्या अंदर जाकर देखती है तो जहाँ दरवाजे पर अव्यान खड़ा था, आव्या जल्दी से अव्यान के गले लग जाती है और रोते हुए कहती है, भाई वो बहुत बुरा है, आज के बाद मैं उसे कभी नहीं मिलूँगी। वो इंसानों को। वो इतना बोलते ही अव्यान आव्या के बालों को सहलाते हुए कहता है, चुप, अब शांत हो जाओ। आव्या अब सिसकते हुए अव्यान के गले लग जाती है। आव्यान आव्या के पीठ पर हाथ रखता है, फिर शांत करने लगता है। आव्या कुछ देर बाद अव्यान से अलग होती है। अव्यान उसके आंसुओं को पोंछता है और फिर उसका हाथ पकड़ अंदर ले जाता है। सभी कोई सो चुके थे। आदित्य हॉल पर खड़ा था। आदित्य को देखकर आव्या
जल्दी से उसके गले लग जाती है। आव्यान आव्या को देखते हुए कहता है, पापा आज इसे अपने साथ सुला दीजिए, अकेली रहेगी तो पैनिक कर सकती है। आदित्य आव्यान को देखकर काव्या को आदित्य आव्यान को देखकर आव्या को गोद में उठा लेता है। आव्या आदित्य के कमर पर पैर लपेट लेती है और दोनों हाथ उसकी गर्दन पर लपेट लेती है। आदित्य आव्यान को देखता है और आव्यान पलकें झपका देता है। आदित्य यह देखकर आव्या को ले जाने लगता है। आव्या बड़बड़ाने लगती है, डैडी वो बहुत गंदा है। आदित्य आव्यान के सिर पर सहलाते हुए वैसे ही ले जाते हुए कहता है, तुम्हें आयान की बात पहले ही मान लेनी चाहिए थी ना रैबिट। आव्या बस एक ही बात बड़बड़ाती है, मैं उसके आज के बाद कभी नहीं मिलूंगी, ही इज़ वेरी बैड पर्सन। आदित्य आव्या को अपने रूम में ले जाता है। दरवाज़ा खुलते ही आवाज़ से काव्या की नींद टूट जाती है। आव्या का ऐसे आदित्य की गोद में देखकर काव्या उठकर बैठ जाती है और कहती है, इसे क्या हुआ और ये फ्रेंड के घर से वापस कब आई। आदित्य आव्या के बेड पर लेटाता है और कहता है, जस्ट अभी आई है, ज़्यादा थक गई थी तो मैं बस इसे ले आया अपने कमरे में। काव्या लेटकर आव्या के माथे पर हाथ रख के सहलाते हुए कहती है, आव्या धीरे धीरे वो सारी बातें बड़बड़ा ही रही थी। काव्या सुन रही थी पर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वह आदित्य को देखती है। आदित्य काव्या को सफाई से झूठ बोलता है, मुझे नहीं पता, इसने मुझे कुछ नहीं बताया। काव्या के माथे पर एकदम से परेशानी की लकीरें आ जाती है। वह आव्या के चेहरे को देखते हुए कहती है, कहीं इसके साथ कुछ बुरा तो नहीं हुआ है। बोलते हुए वह परेशानी से आदित्य को देखती है। आदित्य काव्या के हाथ को पकड़कर तसल्ली देते हुए कहता है, ज़्यादा मत सोचो, बहुत रात हो गई है, जाओ सो जाओ। इतना बोलते ही आदित्य बेड पर लेटता है और आव्या को अपने सीने से लगा लेता है और काव्या के कमर पर हाथ रख लेता है। काव्या जैसे ही आव्या के ऊपर हाथ रखती है, उसे एहसास होता है कि आव्या कांप रही है। यह समझते ही वह एकदम से कहती है, मिस्टर हस्बैंड ये तो कांप रही है। आदित्य भी यह पहले से महसूस कर रहा था। जैसे ही वह काव्या की बात सुनता है, आव्या के बालों को सहलाते उसके कान में कहता है, रिलैक्स रैबिट, मम्मा डैडा तुम्हारे पास हैं। आव्या कसकर आदित्य की शर्ट को पकड़ उसके सीने से खुश जाती है और बस इस सब चीज़ों से छुपना चाहती थी। काव्या को कुछ पता नहीं था, फिर भी वह शांत हो जाती है क्योंकि आदित्य शांत था। आदित्य काव्या को आव्या अब एक दूसरे से लिपटे हुए सो जाते हैं। आदित्य काव्या और आव्या अब एक दूसरे से लिपटे हुए सो जाते हैं। रात के अंधेरी चांदनी में रुद्र रोड साइड एक बेंच पर बैठा चांद को ही देख रहा था। उसके चेहरे पे कोई भाव नहीं थे। उसे सामने बस एक नज़ारा छा रहा था, वह था आव्या से डर से चीखने की, उसकी सहमे हुए चेहरा, उसके रोने की आवाज़। उसके सिवाय रुद्र के कानों में किसी और की भी आवाज़ आ रही थी। रुद्र अपनी आंखें बंद करके अब तक शांति से उन आवाज़ों को सुन रहा था। तभी उसके पास आकर कोई बैठ जाता है। रुद्र को महसूस हो चुका था कि वह कौन है। रुद्र आंखें बंद किए हुए कहता है, तुम चाहते थे ना कि तुम्हारी बहन मुझसे दूर रहे, अब वो गलती से भी मुझे नहीं देखेगी। बोलते ही रुद्र अपनी लाल आंखों से आव्यान को देखता है। रुद्र अपनी मुट्ठी कसकर कहता है, नहीं दिखाना चाहता था मैं वो सब, शायद कभी दिखाना भी नहीं, लेकिन मुझसे कंट्रोल ही नहीं हुआ। मैं खुद को नहीं रोक पाया। मेरा खून खौल उठा जब मुझे अपने मकसद पर पानी फिरते दिखा। आव्यान रुद्र को देखता है और फिर सामने देखते हुए फिर कहता है, ये तो होना ही था, कभी ना कभी उसे तुम्हारी असलियत पता होनी ही थी। यह सुनकर रुद्र आव्यान से नज़र हटा लेता है। आव्यान वैसे ही सामने देखते हुए कहता है, इन सब चीज़ों के बीच में रैबिट को नहीं लाना चाहता। वो इनोसेंट है, बस अपनी ज़िद की वजह से मरने पर उतार आई, पर अब डर का मतलब उसे अच्छे तरीके से समझ आ चुका है। आप जितना चाहे तुम उसे उतना दूर रहो आप जितना चाहे तुम उससे दूर रहो। बोलते ही आव्यान बेड से उठता है और जाने लगता है। उसने बस 3 कदम ही बढ़ाए थे, तभी रुद्र की आवाज़ आती है, मैं उसे देखे बिना नहीं रह सकता। आव्यान के कदम वहीं ठहर जाते हैं और वह मुड़कर रुद्र को देखता है, जिसका चेहरा शांत था और वह चांद को देख रहा था। आव्यान कुछ देर तक उसे देखता है, फिर आगे बढ़कर उसकी ओर अपने पॉकेट में फ़ोन निकालकर बढ़ा देता है।
रुद्र अव्यान के फ़ोन को देखता है और फिर कंफ्यूज होकर अव्यान को देखता है। अव्यान फ़ोन से देखते हुए कहता है, इस फ़ोन में घर का सीसीटीवी कनेक्ट है। रुद्र कुछ देर तक उसे देखता है और फिर फ़ोन को ले लेता है। अव्यान अब वहाँ से चला जाता है। रुद्र फ़ोन को देखता है और सर्द आवाज़ में कहता है, मकसद एक है, इंसाफ एक है। गलती बहुत है पर सज़ा एक है और उस सज़ा को देने वाला भी सिर्फ एक है। अगली सुबह मुझे क्या कंफ्यूजिंग सा लग रहा है। एक तरफ वो मना करता है, एक तरफ आपको कुछ स्टोरी में कुछ सस्पेंस कुछ ज़्यादा ही लग रहा है। कहाँ तो वो उसे मना कर रहा था कि उसके घर मत जाओ, कहाँ वो रुद्र से ही कह रहा है उसे डराने के लिए, उसे इतने डराओ, और अब उसको अपने ही घर की फुटेज दे रहा है। आप लोगों में से किसी को कुछ समझ में आया ना कि ये स्टोरी किस तरफ मुड़ रही है तो प्लीज़ मुझे भी बताना। अगली सुबह आव्या की आंखों के सामने रुद्र का एक इंसान के पैर को अगली सुबह आव्या के आंखों सामने रुद्र का एक इंसान को पैर को काट कर अलग करना दिख रहा था, जिसे देखती आव्या झटके से अपनी आंखें खोलती है और गहरी गहरी सांसें लेती है। आदित्य को इस वक्त उसके पास ही बैठा फोन पर कुछ देख रहा था। आव्या का ऐसा देखकर तुरंत आगे बढ़कर आव्या को अपने गले लगा लेता है और पीठ को सहलाते हुए कहता है, रिलैक्स रिलैक्स रैबिट, सब ठीक है। आव्या की अटकी हुई सांसें एकदम से वापस आती है और वह खांसते हुए रोने लगती है। तभी ध्रुवंश ट्यूलिप बोलते हुए अंदर आता है। ध्रुवंश को अभी अभी काव्या से पता चला था कि आव्या वापस आ गई है। यह सुनते ही वह वहाँ चला आया। ध्रुवंश उसके करीब जाकर खड़ा होता है। आवाज़ सुनकर आव्या अब ध्रुवंश से गले लगाकर रोते हुए कहती है, वो बहुत बुरा है अंश, वो अच्छा नहीं है। आदित्य और आव्या की हालत देखकर आदित्य को आव्या की हालत देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आदित्य को इतने अच्छे तरीके से तो नहीं पता था कि आव्या के साथ क्या हुआ है, और ना ही आव्यान को पता था कि रुद्र कुछ ऐसा करेगा। जब आव्यान को पता चला कि रुद्र ने अपना असली रूप उसे दिखाया, उसके लिए भी वह यह सोचना बहुत ज़्यादा मुश्किल था कि आव्या कैसे खुद को संभाल पाएगी। पर एक तरफ ये अच्छा ही था कि आव्या को अपनी जिद छोड़ दी, वरना आव्या के जिद को छुड़ाना इतना आसान नहीं था। जब तक वह जिंदा नहीं छोड़ती जब तक वह जिद नहीं छोड़ती तब तक उसका खतरा बना रहता, क्योंकि रुद्रांश को भी शक हो चुका था कि यह आदित्य और काव्य की बेटी है, और रुद्रांश खेल खेलना अच्छे से जानता था, ये सबको पता था। ध्रुवंश आव्या के पीठ को रब करते हुए कहता है, हाँ मुझे पता है वो बुरा है। आई एम सॉरी ट्यूलिप, मैंने तुम्हें वहाँ जाने दिया, वो बहुत बुरा है। आव्या एक ही बात को थराते हुए बेहोश हो जाती है। ध्रुवंश यह देखकर घबराते हुए उसके गाल को थपथपाते हुए आवाज़ देता है, ट्यूलिप ट्यूलिप उठो, क्या हुआ तुम्हें। ट्यूलिप ध्रुवंश को आव्या को लिटाने के लिए कहता है। ध्रुवंश जल्दी से आव्या को बेड पर लिटाता है। ध्रुव भी उसी ध्रुव भी उसी वक्त अंदर आता है। आव्या को ऐसे देखकर ध्रुव आदित्य को धीरे से कहता है, बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा इस पर, मुझे लगता है इसे यहाँ से दूर भेजना चाहिए। आदित्य बस आव्या को देखने लगता है। गोवा। एक महीने बाद गोवा में ठंडी ठंडी सी हवा चल रही थी। बालकनी में एक शांति सी पसरी हुई थी। बालकनी में आदित्य और आव्या बैठे चेस खेल रहे थे और दोनों का चेहरा बहुत ज़्यादा सीरियस था। आव्या अपनी गोटियों को गौर से देख रही थी कि फिर एकदम से वह एक चाल चलती है और तुरंत स्टूल से उछलते हुए उठकर हंसते हुए कहती है, ये डैडा मैं जीत गई, ये। आदित्य मुंह बनाकर आव्या को देखता है। फिर काव्या अंदर आते हुए कहती है, इतनी खुशी किस बात की हो रही है भाई, जरा हमें भी बताइए। आव्या जल्दी से काव्या के पीठ से पीछे जाकर खड़ी हो जाती है और वहाँ से आदित्य को देखकर हंसते हुए कहती है, मम्मा आपको पता है मैंने डैडा को 3 बार हराया। इतना बोलते ही वह खिलखिलाकर हंसने लगती है। काव्या टेबल पर जूस और स्नैक्स रखकर कहती है, वाओ ये तो बहुत बड़ा काम किया परी, अब चलो कुछ खा लो। आव्या जल्दी से स्टूल पर बैठती है और अपना मुंह खोल लेती है। काव्या मुस्कुराते हुए स्नैक्स के मुंह में डाल देती है। आव्या खाते हुए कहती है, ओके अब मैं चलती हूँ अपनी फाइटिंग क्लास में। बोलते ही वह जूस उठाकर पीती है और वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद काव्या आदित्य को गोद में बैठाकर मुस्कुराते हुए कहती है,
तो मिस्टर आदित्य सिंघानिया कैसे लग रहा है अपनी बेटी को तीन तीन बार हार कर बेटी से? आदित्य काव्य की कमर पर पकड़कर जवाब देता है, खुशी, सुकून और बहुत ज़्यादा राहत। बोलते ही वह सामने देखता है। आव्या के डर से भरा चेहरा अब खुशी से भरा चेहरा बन चुका था। वो इस 1 महीने में उन्होंने किया था। आदित्य सामने देख ही रहा था कि तभी उसका फ़ोन बजता है। आदित्य कॉल रिसीव करता है। उधर से आई बातों को सुनकर उसके चेहरे पे एक डार्कनेस आ जाती है। वह फ़ोन को अपनी पर पकड़ मजबूत करके कहता है, ओके, जस्ट वेट, आदित्य सिंघानिया इज बैक। आदित्य फ़ोन रखता है और काव्या आदित्य के गले में भार डालकर कहती है, हाँ आप कहाँ जा रहे हैं मिस्टर हस्बैंड? आदित्य काव्या के माथे पर किस करते हुए कहता है, कुछ अधूरे काम पूरे करने। काव्या सिर उठाकर आदित्य को देखती है तो आदित्य काव्या को आंखों में छिपे डर को देखता है। उसके पलकों को चूम कर कहता है, मैं अपना ख्याल रखूंगा वाइफी। काव्या अब आदित्य के ऊपर से उठकर कहती है, खड़ी होती है और आदित्य जूस उठाकर काव्या की ओर बढ़ाता है। काव्या आधी जूस पीती है और काव्या के पीते आदित्य अब तो आधा जूस खुद पी लेता है। यह देखकर काव्या के होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। खुले में गार्डन में आव्या ध्रुवंश के साथ फाइटिंग कर रही थी। आव्या ध्रुवंश के साथ फाइटिंग कर रही थी तो वहीं ध्रुव उसे गार्डन कर रहा था, गाइड कर रहा था। आव्या अपने हाथों से ध्रुवंश पर वार करते करते अचानक ही ध्रुवंश के सीने पर एक लात मारती है। ध्रुवंश सीधे नीचे गिर जाता है। यह देखकर आव्या ध्रुवंश पर गुस्सा करते हुए कहती है, स्टॉप इट अंश, मुझे जीतने के लिए हारने के नाटक बंद करो। ध्रुवंश आव्या को हैरानी से देखते हुए कहता है, मैं हारा नहीं हूँ, तुमने मुझे हराया है, मुझे सच में लगी है ट्यूलिप। आव्या ध्रुवंश को घूरते लगती है। ध्रुव आवेश के सामने हाथ देकर कहता है, लाइन सही कर रहा है, लॉइन सही कह रहा है प्रिंसेस। उसने कुछ नहीं किया, जो किया वो तुमने किया। इसकी बॉडी लैंग्वेज परफेक्ट थी। ध्रुव का हाथ पकड़कर उठकर खड़ा हो जाता है। आव्या मुंह फुलाए कहती है, आप दोनों बाप बेटे एक जैसे हो, मुझे आप दोनों से बात ही नहीं करनी। बोलते ही आव्या एक दूसरी तरफ जाकर चेयर पर बैठ जाती है। ध्रुव और ध्रुवंश एक दूसरे को देखते हैं और फिर आव्या को देखते हैं। तभी श्रेष्ठा आते हुए कहती है, क्या चल रहा है तुम तीनों का? आव्या चिढ़ते हुए कहती है, मॉम, आपके पति और बेटे बहुत बड़े झूठे हैं। आव्या की बात पर श्रेष्ठा तीनों को देखती है तो दोनों ही बेचारा सा मुंह बनाकर उन्हें देखते हैं। श्रेष्ठा तीनों की हालत देख मुस्कुराते हुए आव्या के पास बैठ जाती है। वह आव्या के पास बैठते हुए कहती है, तो एक फाइटिंग हो जाए प्रिंसेस। आव्या की नज़र श्रेष्ठा पर जाती है। वह श्रेष्ठा को देखते हुए कहती है, आपके साथ? श्रेष्ठा धीरे से हाँ में सिर लाती है। ये देखकर आव्या हाँ में सिर लाती है। अब श्रेष्ठा और आव्या एक दूसरे के सामने खड़े थे। आव्या ने इस वक्त ब्लैक कलर की टी शर्ट और ट्रैक पहना था, वही श्रेष्ठा ने कुर्ती और ट्रैक पैंट पहनी थी। दोनों की फाइटिंग स्टार्ट होती है। सौरभ और काव्या भी वहां आकर बैठ जाते हैं। ध्रुव और ध्रुवांश वहीं खड़े थे। आव्या के हर एक अटैक को श्रेष्ठा बहुत अच्छे तरीके से बच रही थी। एकदम से श्रेष्ठा आव्या पर वार करती है। आव्या लड़खड़ाते हुए पीछे हो जाती है। सौरभ मुस्कुराते हुए काव्या से कहता है, भाभी की फाइटिंग स्किल्स काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं। इस पर काव्या भी मुस्कुरा देती है। उधर आव्या सिर उठाकर श्रेष्ठा को देखती है। श्रेष्ठा मुस्कुराते हुए कहती है, प्रिंसेस, हार मानने का मन कर रहा है? आव्या अच्छे से खड़ी होकर कहती है, आव्या सिंघानिया कभी नहीं हारती मॉम। बोलते ही आव्या आगे बढ़ती है। दोनों की फाइटिंग फिर एक बार शुरू हो जाती है। ध्रुवंश आव्या को देखते हुए कहता है, स्ट्रॉन्ग बना तो दिया हमने ट्यूलिप को, लेकिन क्या वो इस हफ्ते को भूल पाएगी? सॉरी, यहाँ पे हादसा आना चाहिए। क्या इस हादसे को भूल पाएगी? ट्यूलिप ने जैसा बताया वो हद से ज़्यादा खतरनाक है। आई टेल यू डैड, अब वो रुद्र सूर्यवंशी को मैं कभी ट्यूलिप की लाइफ में आने नहीं दूंगा। ध्रुव खोया हुआ कहता है, ये तो वक्त ही बताएगा। ध्रुवांश कंफ्यूज होकर ध्रुव को देखता है। ध्रुव ध्रुवांश को देखते हुए कहता है, वो सब छोड़ो, मुझे पता चला है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने तुम्हें मारने की कोशिश की थी और अब वो खुद मर गई है। यह सुनकर ध्रुवांश दूसरी तरफ नज़र घुमाकर देखता है
ध्रुवांश के कंधे पे हाथ रख लेता है। यू नो वॉट, तुम्हारी मॉम भी मुझे पहले मारने ही आई थी, और ये बात उसने मुझसे आंखों में आंखें डाल कर बताई थी। ये नेचर मुझे उसका बहुत अच्छा लगा था। बोलते ही ध्रुवंश के कंधे से हाथ हटाता है। आव्या और श्रेष्ठा की फाइटिंग करता देख हुए ध्रुव कहता है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने गलत किया लॉयन, उसे तुम पर भरोसा नहीं था। अगर भरोसा होता तो वो सारी चीज़ों के बारे में सबसे पहले तुम्हें बताती जब उसे तुमसे प्यार हो गया था। दुनिया में ऐसी कोई मजबूरी नहीं है जो प्यार को झुका सके। उसके इतना बोलते ही आव्या खुशी से चिल्लाने को आवाज़ आती है। देखा, मैंने हरा दिया मॉम को मैंने हरा दिया। बोलते हुए आव्या उछल रही थी। श्रेष्ठा हाँफते हुए जाकर चेयर पर बैठती है और एक ही सांस में पूरा 1 गिलास पानी पी जाती है। ध्रुव भी उसकी ओर बढ़ता, वहीं ध्रुवांश ध्रुव के बातों को सोचने और समझने की कोशिश कर रहा था। ध्रुव श्रेष्ठा के पीठ को रब करते हुए कहता है, आर यू फाइन बेबी? श्रेष्ठा हाँ में सिर हिलाकर कहती है, आई एम फाइन ध्रुव, पर क्या ट्रेनिंग दी है तुमने प्रिंसेस को? मेरे जैसे चैंपियन को हरा दिया। काव्या काफ़ी ज़्यादा प्राउड फील करती है। आखिर बेटी किसकी है? कहते हुए वह पानी का बोतल लेकर आव्या को देती है। आव्या सौरभ की गोद में बैठकर अब पानी पीती है। बोतल टेबल पर रखकर आव्या सौरभ से कहती है, हॉस्पिटल से फ़ोन आया था, रात को एक ऑपरेशन है। चाचू मेरे बदले आप चले जाएंगे? चाचू प्लीज़। सौरभ एकदम से कहता है, प्लीज़ की ज़रूरत नहीं है प्रिंसेस, मैं चला जाऊंगा। आव्या सौरभ के गाल पर किस करते हुए कहती है, थैंक यू चाचू कहती है और फिर उसके गोद से उठ जाती है। आव्या क्या बटरिंग करी है उसने। आव्या अब ध्रुवंश की ओर बढ़ती है। ध्रुवंश को खोया हुआ देखकर आव्या धीरे से ध्रुवंश के पेट पर पंच मार के आगे बढ़कर कहती है, चलो अंश रेस करते हैं। ध्रुवंश उसके पंच से होश में आता है और आव्या के पीछे चला जाता है और दोनों बहन भाई रेस करने लगते हैं। पटना। विनी जो इतने वक्त से गायब आज विक्रम पास आई थी। विनी चेयर पर बैठी थी, यानी कि पटना में सिर्फ विनी और दर्श रह गए थे और शायद अव्यान का पता बताया नहीं है, अव्यान और सहसरा का। पटना। विनी जो इतने वक्त से गायब आज विक्रम पास आई थी। विनी चेयर पर बैठी थी और अव्यान भी उसके सामने बैठा एकदम सर्द नज़रों से विनी को ही देख रहा था। विक्रम डर के भाव के लिए कहता है, प्लीज़ अव्यान इसे कुछ मत करना। विनी अव्यान को देखते हुए कहती है, डैडा आपको इनसे भीख मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, मार ही तो देंगे ना, जैसे इनकी मॉम की वजह से मेरी मॉम को मार दिया गया था। पर एक बात याद रखना भूलें, दोनों आग से बच गए, मैं उन्हें मार कर रहूँगी। विनी ने इतना बोलते ही अव्यान विनी का गर्दन पकड़ लेता है। विक्रम अव्यान को पकड़कर थोड़ा तेज आवाज में बोलता है, अव्यान अव्यान छोड़ो मेरी प्रिंसेस को। ये कहकर क्या कर रहे हो, छोड़ो उसे, सब समझा दूंगा, वो ऐसा कुछ नहीं करेगी। अव्यान के गला दबाने से विनी की सांसें फूलने लगती हैं। तभी अचानक कमरे का दरवाज़ा खुलता है। अव्यान को विनी का गला दबाते देखकर धीरज जल्दी से दौड़ता हुआ आता है। दोनों उसे छुड़ाने की कोशिश करते हैं। विनी की आंखें अब लाल हो चुकी थी, वह बिल्कुल भी सांस नहीं ले पा रही थी। तभी धीरज अचानक से चिल्लाता है, ये क्या कर रहे हो, छोड़ो उसे, वो प्रेग्नेंट है। यह सुनते ही जैसे अव्यान के होश आता है, वह तुरंत विनी को छोड़ देता है। विनी लंबी लंबी सांसें लेने लगती है। धीरज तुरंत उसे अपने सीने से लगाकर उसके पीठ को रब करने लगता है। विक्रम भी विनी के पास जाता है। विनी अब रोने लगती है, जिसे देखकर अव्यान उसे घूरते हुए कहता है, मेरी मम्मा को इन सब से कोई गलती नहीं थी, मेरी मम्मा की, तुम्हें समझ क्यों नहीं आता? धीरज विनी को संभालते हुए कहता है, मुझे इन सब के बारे में कुछ नहीं पता था, आज ही पता चला। प्लीज़ इसे कुछ मत करो, मैं इसे समझाऊंगा। अब ये कुछ नहीं करेगी। विनी रोते हुए कहती है, धीरज मेरी मम्मा मर चुकी है, वो भी इनकी मम्मा की वजह से। धीरज विनी के गाल को सहलाते हुए बड़े प्यार से कहता है, रोना बंद करो, देखो अगर तुम रोगी तो हमारा बेबी भी रोने लगेगा। प्लीज़ हमारे बेबी के लिए सब कुछ भूल जाओ।
विन्नी की हालत देखकर विक्रम अयान का हाथ पकड़ उसे बाहर ले जाता और नाराजगी से कहता है, ये सब करने से अच्छा तुम उसे पकड़ो जिसने मेरी प्रिंसेस के पास वो लेटर भेजी। उस लेटर के हिसाब से वो जो कोई भी है बस आदित्य और काव्य को मारना चाहता है। अव्यन अपना हाथ छुड़ाकर थोड़ा पीछे हो जाता है। विक्रम कुछ कहने को होता है, तभी उसकी नज़र बाहर से अंदर आती हुई सहस्रा पर पड़ती है। सहस्रा को देखते हुए चुप हो जाता है। सहस्रा के पीछे दर्श आते हुए कहता है, सहस्रा तुम्हारा फ़ोन गाड़ी में छूट गया था। सहस्रा पीछे मुड़कर दर्श से फ़ोन लेती है और कहती है, थैंक यू मामू। जैसे ही अव्यान सहस्रा की आवाज़ सुनता है खुद को नॉर्मल करने लगता है। सहस्रा अपने बैग को चेक करते हुए ऊपर चली जाती है। दर्श अव्यान और विक्रम के पास आकर कहता है, क्या हुआ, तुम दोनों ऐसे क्यों खड़े हो? विक्रम अव्यान को देखता है, फिर फर्श को देखकर कहता है, कुछ नहीं। अव्यान कुछ सोचते हुए अपने कमरे की ओर भड़क जाता है। सहस्रा बैग में से सामान को निकाल रही थी कि तभी उसे अव्यान पीछे से हक कर लेता है। यह महसूस करते ही सहस्रा के हाथ रुक जाते हैं और उसका दिल बहुत तेज़ी से धड़कने लगता है। अव्यान सहस्रा के कान में धीरे से कहता है, बताकर जाने का मन नहीं करता है तुम्हें? सहस्रा थोड़ा हकलाते हुए कहती है, वो हम बस शॉपिंग पर गए थे। इस एक महीने में अव्यान और सहस्रा का रिश्ता एकदम अटपटा सा हो गया था। सहस्रा हमेशा अव्यान से दूर भागा करती थी और सहस्रा सुबह जॉगिंग पर जाती थी और अव्यान के ऑफिस जाने के बाद लौटती थी। रात को भी अव्यान के आने से पहले सो जाती थी। ये तब से हो रहा था जब से अव्यान का पूरा परिवार गोवा चला गया था। सबके जाने से सहस्रा दुख में थी और उसने अपने चेहरे को दिखने नहीं दिया। अव्यान को यही ऑफिस का काम की वजह से यहीं रुकना पड़ा। अव्यान सहस्रा को अपनी ओर पलटता है और उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, क्या चल रहा है? एक महीने से देख रहा हूँ तुम मुझसे भाग रही हो, क्यों? सहस्रा अव्यान से दूर होती है और बैग को सामान को निकालते हुए अव्यान की नज़रें चुराते हुए कहती है, हम आपसे कहाँ भाग रहे हैं, हम तो बस। बोलते हुए सामान को उठाकर जाने लगती है। तभी अचानक ही अव्यान सहस्रा के बाजू पकड़ लेता है और कहता है, कुछ हुआ है क्या सजनी? यह सुनते ही सहस्रा की आंखें बंद हो जाती हैं और उसकी धड़कनें तेज हो जाती हैं। अव्यान और सहस्रा के बीच एकदम से शांति छा जाती है। सहस्रा अपनी आंखें बंद किए हुए ही सवाल करती है, आप मुझे सजनी क्यों बुलाते हैं? अव्यान सहस्रा को अपनी ओर पलटता है। अव्यान सहस्रा के गाल पर हाथ रखते हुए कहता है, क्योंकि तुम मेरी सजनी हो। यह सुनकर सहस्रा की धड़कन और ज़्यादा हो जाती है। अव्यान अपने हाथ सहस्रा के गाल के ऊपर रखकर कहता है, तुम्हें याद है ना कि तुम बोलते ही अव्यान चुप हो जाता है। अव्यान के अधूरे बात को सुनकर सहस्रा आंखें खोलकर अव्यान को देखने लगती है। सहस्रा की आंखें एक अलग ही एहसास अव्यान के लिए उत्पन्न कर रही थी। उसके आंखों में एक इंतज़ार, एक सब्र, एक उम्मीद, एक प्यार दिख रहा था। उसके बावजूद भी उसकी आंखें नमी होने के लिए तैयार थीं। अव्यान बहुत गौर से सहस्रा की आंखों में देख रहा था। अव्यान अपनी बातों को अधूरा बीच में छोड़कर एकटक ही सहस्रा को देख रहा था और बहुत देर तक अव्यान सहस्रा की आंखों में उमड़ते जज्बातों को ही देख रहा था। फिर वह आंखें कहता है, तुम्हें याद है ना, तुम्हारी और मेरी शादी हो गई है। वाइफी या पत्नी तो हर कोई बुलाते हैं, लेकिन तुम मेरे लिए बहुत स्पेशल हो, इसलिए तुम मेरी सजनी हो। जैसे ही अव्यान अपनी बातें पूरी करता है, सहस्रा की आंखों में, दिल में इमोशंस सब एक झटके में गायब हो जाते हैं। वह अपनी नज़रें अव्यान से हटा लेती है। सहस्रा अव्यान से फिर एक बार दूर होती है और सामान को कबर्ड में रखने लगती है। अव्यान उसके चुप से चेहरे को देखते हुए फिर से आगे बढ़कर सहस्रा को पीछे से हक कर लेता है। सहस्रा एक बार फिर से हर उठती है। उसके हाथ अपने आप अव्यान के हाथ पर चले जाते हैं और इस वक्त सहस्रा के पेट पर था। अव्यान सहस्रा के कान में धीरे से कहता है, पैकिंग कर लो, हम लोग गोवा जा रहे हैं। जैसे ही सहस्रा यह सुनती है, उसका चेहरा एकदम से खिल जाता है और वह तुरंत अव्यान की ओर पलटकर खुशी से कहती है, सच में? सहस्रा को इतना खुश देखकर अव्यान की भौहें चढ़ जाती हैं। वही सहस्रा खुशी से कहती है, आपको पता है अव्यान हमें कब से बुला रही है
और ध्रुवंश भी हमें बहुत याद करते हैं, हमें उनकी बहुत याद आती है। सहस्त्रा की बातों को सुनकर अभियान एकदम से सहस्त्रा की कमर को पकड़कर करीब खींच लेता है और सहस्त्रा अभियान से पूरी तरह से सट जाती है। सहस्त्रा सिर उठाए अभियान को देखती है। अभियान सहस्त्रा की आंखों में देखते हुए कहता है, इतनी खुशी तुम्हें मुझसे ज़्यादा मेरी फैमिली के साथ रहने में खुशी मिलती है, तुम मुझसे ज़्यादा किसी और को इम्पोर्टेंस दे रही हो, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। सजनी, तुम्हें सबसे पहले हक मुझे देना है, सिर्फ मुझे। बोलते हुए अभियान की आवाज़ बहुत कठोर हो जाती है। सहसा तो हैरान सी थी, एक टक अभियान को देखती है, फिर पहली बार वह अभियान के ऐसे रूप को देख रही थी। रुद्र जितना खतरनाक था, अभियान भी उसी तरह ही था, लेकिन वो बहुत कम लोग जानते थे या फिर नहीं जानते थे। अभियान और रुद्र एक ही तरह के लोगों को मारते, जैसे वे दोबारा जीवित रहने के बारे में कभी ना सोचे, लेकिन दोनों ही बिना मतलब के नहीं मारते थे। सहस्त्रा अभियान को देखते हुए मन में कहती है, इन्हें क्या हुआ, इन्हें जेलसी हो रही है, वो भी अपनी फैमिली से। सोचते हुए सहस्त्रा एक टक अभियान को देख ही रही थी। अभियान सहस्त्रा के गालों को होकर उसके होठों को सहलाता है, जिससे सहस्त्रा का शरीर कांप उठता है। सहस्त्रा का बेचैन सा हो जाती है और वह खुद को चढ़ाते हुए कहती है, क्या कर रहे हैं, छोड़िए हमें, हमें पैकिंग भी करनी है, कहीं नहीं जा रहे हम। बोलते ही अभियान सहस्त्रा को छोड़ देता है। वही यह सुनकर सहस्त्रा हैरान परेशान होकर मायूस से चेहरे लिए अभियान को देखती है। अब अभियान अपना लैपटॉप लेकर सोफे पर बैठ जाता है। सहस्त्रा कुछ वक्त उसे देखती है और फिर उसके पास खड़ी होकर कहती है, क्यों नहीं जाएंगे, अभी तो आपने कहा था ना कि हम जा रहे हैं, फिर ऐसे कैसे आप बदल सकते हैं। इस बार अभियान कुछ नहीं बोलता। सहस्त्रा उसे बहुत बोलती है, लेकिन अभियान कोई जवाब नहीं देता। अब सहस्त्रा अपना मुंह लटकाए बेड की तरफ बढ़ जाती है। अभियान अब तक सीरियस होकर अपने काम में लगा हुआ था। कुछ देर तक सहस्त्रा बेड पर बैठकर सोचने लगती है, फिर एकदम से उसके आंसू गालों पर गिर जाते हैं। वह अपना चेहरा घुटनों में छुपाए रोने लगती है। उसे सच में इस वक्त बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था। कुछ देर बाद ही उसे अपने पास अभियान महसूस होता है। सहस्त्रा रोते हुए कहती है, आप बहुत बुरे हैं, मैं ना आप बहुत बुरे हैं, मैं उन सब से कब से मिलना चाहती हूँ और आप तो उनकी कोई बात ही नहीं करते, हर वक्त खुद को ऑफिस में लगे रहते हैं और यहाँ मैं अकेली रह जाती हूँ, मुझे नहीं पसंद ऐसे रहना। अभी आपने कहा था हम लोग जा रहे हैं और अभी कह रहे नहीं जाएंगे। बोलते हुए सहस्त्रा का रोना तेज हो जाता है। अभियान उसके छुपे चेहरे को देखते हुए कहता है, ठीक है जाएंगे। सहस्त्रा का रोना एकदम से बंद हो जाता है। तभी अभियान फिर से कहता है, लेकिन उससे पहले तुम्हें मुझे किस करना होगा। यह सुनकर सहस्त्रा फिर से रोते हुए कहती है, नहीं मैं नहीं करूँगी। ठीक है फिर जाना कैंसिल। बोलते ही अभियान उठने को होता है, तभी सहस्त्रा जोर से रोते हुए कहती है, नहीं मुझे जाना है। अभियान सहस्त्रा को परेशान कर रहा था, लेकिन अब भी उसका चेहरा सीरियस था, कभी नहीं बोल सकता था कि अभियान सिर्फ सहस्त्रा को परेशान करने के लिए कह रहा है या नहीं। अभियान सहस्त्रा को करीब जाकर कहता है, जाना है ना। सहस्त्रा अपना सिर घुटनों में छुपाई हाँ में सिर हिलाती है। तो अभियान कहता है, तो किस करूँ मुझे। सहस्त्रा जोर से रोते हुए ना में सिर हिलाती है। इस वक्त सहस्त्रा की हरकत बिल्कुल एक बच्ची जैसी थी, जैसे किसी बच्चे को चॉकलेट दो और वह खुश हो जाता है और छीन लो तो रोने लगता है। अभियान अनायास ही अभियान के होठों पर एक छोटी सी मुस्कान आ जाती है और पल भर में गायब भी हो जाती है। अभियान सहस्त्रा को अपने सीने से लगा कर कहता है, यू आर बिहेव लाइक अ स्मॉल गर्ल। वही सहस्त्रा कसकर अभियान की शर्ट को पकड़कर रोते हुए एक ही बात दोहराती है कि उसे जाना है। दूसरी तरफ रात हो चुकी थी और ध्रुवांश और आव्या हाथ में हाथ थामे एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। ध्रुवांश और आव्या को देखकर सभी सोचते हैं कि दोनों कपल हैं। अब दोनों लगते भी वैसे ही थे। आव्या तुरंत चेयर पर बैठकर कहती है, मैं तो छोले भटूरे खाऊंगी और साथ में गुलाब जामुन। ध्रुवांश आव्या को देखते हुए कहता है, अनहेल्दी फूड कब खाना छोड़ोगी ट्यूलिप। यह सुनकर आव्या बेचारा सा मुंह बनाते हुए कहती है, अब मुंह का निवाला मत छीनो अंश, घर में हेल्दी खाकर मैं वैसे ही परेशान हो गई। आव्या का बेचारा सा मुंह देखकर ध्रुवंश कुछ नहीं कह पाता। दोनों का डिनर आता है तो दोनों ही बात करते हुए खाने लगते हैं। कुछ देर में दोनों का डिनर खत्म होता है।
ध्रुवंश को अब सिगरेट पीने की चाह उठी। वह आव्या के सामने नहीं पी सकता था, इसलिए वह आव्या से कहता है, ट्यूलिप तुम यहीं बैठो, मैं अभी आया। आव्या उसे घूरते हुए कहती है, कहाँ? ध्रुवंश उसे अपनी लिटिल फिंगर दिखा देता है तो आव्या चुप हो जाती है। ध्रुवंश उठकर वहाँ से चला जाता है। उसके जाती आव्या अपने फ़ोन में बिजी हो जाती है। आव्या का अब तक बिजी ही थी, तभी वह अचानक नज़र उठाकर सामने कोई नहीं था, लेकिन आव्या को लगा जैसे कोई देख रहा है। आव्या कुछ देर सामने देखती है और फिर अपने फ़ोन में देखती है। उसके फ़ोन में देखते ही पिलर से थोड़ा बाहर आकर एक लड़का आव्या को देखने लगता है। उस लड़के ने वाइट कलर की टी शर्ट, ब्लैक ब्लेजर और ब्लैक पैंट पहनी थी। उसका मुंह काले कपड़े से ढका हुआ था और आंखें काले गॉगल से। वह आव्या को देख ही रहा था कि तभी आव्या फिर से सिर उठाकर उधर देखती है तो वह तुरंत छिप जाता है। आव्या गौर से उस पिलर को देखने लगती है, फिर कुछ सोचते हुए फ़ोन में देखने लगती है। तभी एक वेटर आव्या को एक तरफ जाने के लिए कहता है। आव्या कुछ सोचकर उठती है और उस ओर जाने लगती है। आव्या को जाते देख वह लड़का पिलर से बाहर निकलकर उसकी ओर बढ़ने लगता है। आव्या एक जगह से आगे बढ़ ही रही थी, उसी के साथ वह लड़का भी आव्या को देखते हुए आगे बढ़ रहा था। आव्या उस लड़के के बीच एक कांच की दीवार थी। वह लड़का आव्या को छूने की मकसद से उस कांच की दीवार को छूते हुए आगे बढ़ रहा था। आव्या एक जगह पहुंचती है। वहां पर नज़ारा देखकर आव्या के होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। एक छोटा सा गार्डन था जिसमें एक टेबल के साथ 2 चेयर थी। लाइटों और गुलाबों के फूलों से वह जगह सजा हुआ था। गार्डन में पानी का एक छोटा सा फव्वारा भी था। लाइट की वजह से बहुत ही खूबसूरत दिख रहा था। आव्या आगे बढ़कर एक मुस्कुरा कर सब कुछ देख रही थी। वहीं वह लड़का आव्या को मुस्कुराते हुए देख रहा था। आव्या एक ओर आती है जहाँ नीचे बिस्तर लगा हुआ था राउंड शेप में, और उस पर बहुत सारे टेडी बियर रखे हुए थे, कुछ छोटे साइज़ के तो कुछ बड़े साइज़ के। उस पर लाइट्स और गुलाब के फूल भी थे। आव्या बेड पर लेट जाती है और कुछ सोचती कहती है, ये सब अरेंज करके ये अंश कहाँ चला गया? बोलते ही उठकर बैठ जाती है। ध्रुवंश हमेशा आव्या को खुश करने के लिए कोई ना कोई सरप्राइज देता ही रहता था, इसलिए आव्या को अब भी लगा था कि ये ध्रुवंश ने ही किया है, लेकिन सच ये था कि ये किसी को नहीं पता। ध्रुवंश आ जाएगा यह सोचकर आव्या अब फुव्वारे के पास जाती है और बैठकर अपने हाथ को बढ़ाकर पानी से खेलने लगती है। इस दौरान उसके चेहरे पर सुकून भरी मुस्कुराहट थी। इधर ध्रुवंश एक जगह दीवार से सटकर खड़ा हो जाता है। उसने एक पैर दीवार पर रखा और अपनी पीठ दीवार से सटा रखा था। वो जहाँ खड़ा था वहाँ बहुत हल्की चांदी की रोशनी थी। ध्रुवंश सिगरेट मुंह में रखता है और फिर लाइटर से उसे जलाकर एक कश लेकर मुंह से धुआं छोड़ता है। वह आंखें बंद करके फिर एक कश लेकर धुआं छोड़ता है। तभी अचानक एक लड़की आकर सीधे ध्रुवंश के होठों को अपने होठ रख देती है। ध्रुवंश एकदम से अपनी जगह पर फ्रीज हो जाता है। उसके हाथ में सिगरेट नीचे गिर जाती है। ध्रुवंश कुछ रिएक्ट करता उससे पहले वह लड़की ध्रुवंश के दोनों हाथों को पकड़ पीठ से बांध देती है, और ये सब वह ध्रुवंश के होठों पर अपने होठ रख ही रही थी कि तभी वहाँ पर कुछ दूरी पर 2-3 पुलिस कार रुकती है और पुलिस बाहर निकलकर चिल्लाते हुए किसी को ढूंढने के लिए कह रही है। 2 पुलिस टॉर्च करते हुए आगे बढ़ रहे थे और पुलिस को आता हुआ महसूस करके वह लड़की अब ध्रुवंश को किस करने लगी। उस लड़की ने ध्रुवंश के दोनों कमर पर हाथ रखकर खुद को एकदम ध्रुवंश को सटा लिया था, और वो दोनों इतने करीब थे कि हवा तक भी पार होने की जगह नहीं थी। उस लड़की के सपोर्ट पहनी थी, उसके साथ नेट हाफ जैकेट पहनी थी और नीचे शॉर्ट जीन्स पहनी थी। उसकी कमर और नाभि बहुत अच्छे से दिख रही थी और उसकी लंबी टांगें तो चांद की रोशनी में चमक रही थी। एक पुलिस उन दोनों की ओर टॉर्च करता है। दोनों को इतना सटा हुआ देखकर वह दोनों को ही गौर से देखते हुए आगे बढ़ता है, और वह जितना आगे बढ़ता है वह लड़का उतना ध्रुवंश को डीपली किस करने लगती है लड़की। उस पुलिस को आगे बढ़ता देख दूसरा पुलिस तुरंत उसे कहता है, थोड़ा तो शर्म करिए सर, आपको दिख रहा है वहाँ दोनों ऐसे छिपके हैं जैसे खुद को छोड़ने के ही नहीं वाले हैं। मुझे लगता है हमें कहीं और देखना चाहिए।
पहला पुलिस मुड़कर कहता है, उस चोरनी की रफ्तार इतनी तेज़ है कि 3 साल में हम उसे नहीं पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आज तक हाथ नहीं आई। पता नहीं कौन है, आज तक उसकी शक्ल तक देखने को नसीब नहीं हुई। फिर वह मुड़कर एक बार ध्रुवंश और उस लड़की को टॉर्च करता है और फिर मुड़कर कहता है, लड़का बड़ा नसीब वाला है जो लड़की इतने अच्छे से उसे किस कर रही है, वरना हमें देख लो, शादी हो गई लेकिन गाल में एक किस तक नहीं मिलता। दूसरा पुलिस वाला उसकी बात पर हंसता और दोनों वहाँ से आगे और बढ़ जाते हैं। कुछ आधे घंटे बाद पुलिस की जीप चली जाती है। वह लड़की ध्रुवंश के होठों से अपना होठ हटाकर उस ओर देखती है। वहीं ध्रुवंश उसके चेहरे को देखता है। उस लड़की के चेहरे पे कोई मासूमियत नहीं थी, बिल्कुल छुरी की तरह तेज धार लग रही थी। उसकी काली आंखें, लंबी नाक और होठ बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थे। उसके होठों में थोड़े नीचे एक छोटा सा तिल था जो उसे और भी ज़्यादा खूबसूरत बना रहा था। वह लड़की सामने किसी को न देखकर ध्रुवंश का हाथ खोलती है और बिना ध्रुवंश को देखे वहाँ से दौड़ते हुए चली जाती है। ध्रुवंश बस उसे जाता हुआ देखता रहता है। उसकी तो जैसे बोलती ही बंद हो चुकी थी। पहली बार किसी लड़की ने उसके हाथ को बांधकर उसे किस किया था, या यूं कहे कि ध्रुवंश को कंट्रोल किया था। इधर आव्या पानी से खेलने में बिजी थी, तभी उसे एक जानी पहचानी सी खुशबू आती है। उस खुशबू के एहसास होते ही आव्या के माथे पर पसीने की बूंद दिखने लगती हैं। वह चारों तरफ देखती है पर उसे वहाँ कोई नहीं दिखता। आव्या को अचानक ही रुद्र का लोगों को काटना याद आता है। वह जल्दी से खड़ी होती है और वहाँ से बहुत तेज कदमों से जाने लगती है। चलते चलते अचानक ही उसी लड़के से टकरा जाती है जो कब से उसे देख रहा था। उसे देखकर आव्या डर से 2 कदम पीछे होती है। उसका पूरा चेहरा पसीने से भीग चुका था। वह उसे सहमी हुई नज़र से देखती है और फिर अचानक ही आगे दौड़ते हुए भाग जाती है। उसको भागता हुआ वह लड़का उसे देखता रहता है। काफ़ी देर तक वह उधर देखता रहता है, फिर पीछे मुड़ता है तो एकदम से उसके चेहरे के करीब एक बहुत ही सर्द भरा चेहरा आ जाता है। दोनों आमने सामने बहुत करीब खड़े थे। उधर ध्रुवंश भी आ चुका था। आव्या को अपनी जगह में ना देखकर ध्रुवंश पीछे मुड़ता है। तभी आव्या झटके से उसके गले लग जाती है। ध्रुवंश को महसूस होता है कि आव्या कांप रही है, जिसकी वह घबरा सा जाता है। वह घबराते हुए कहता है, क्या हुआ ट्यूलिप? आव्या ध्रुवंश को टाइटली पकड़कर कहती है, अंश, मुझे घर जाना है। सर्द भरा चेहरा रुद्र का था और जो काले रंग के कपड़े में मुंह छुपाया हुआ था, वह रुद्र के सर्द नजरों को देख रहा था। आव्या के लिए यह सब तो जो किया गया था वह रुद्र ने किया था। वह आव्या को अपने फ़ोन में देख रहा था, लेकिन जैसे उसकी नज़र उस लड़के पर पड़ी, वह तुरंत बाहर निकलकर इस ओर आ गया। जैसे ही रुद्र आया, उसकी खुशबू को आव्या पहचान गई, जिस कारण वह वहाँ से भाग गई। रुद्र और उस लड़के का चेहरा अब तक करीब था। दोनों ही एक दूसरे को देख रहे थे। रुद्र उसे देखते हुए सर्द आवाज़ में पूछता है, हु द हेल आर यू? वह लड़का अपना गॉगल्स हटाता है और फिर अपनी मास्क हटाता है। उसका ऐसा करते ही उस लड़के का हैंडसम सा चेहरा दिखता है। ये इंसान गोवा का इंस्पेक्टर अथर्व आहूजा है, जो कुछ 2 महीने पहले ट्रांसफ़र होकर यहाँ आया है। 3 हफ्ते पहले ही उसे आव्या को बीच पर देखा था और जब ध्रुवंश और आव्या फाइटिंग में बिजी थे, वो आव्या का पीछा कर रहा है। अर्थव भी रुद्र को उस टोन में बोलता है, मैं तुम्हें क्यों बताऊं कि मैं कौन हूँ? हु द हेल आर यू? रुद्र अपने गर्दन पर हाथ फेरते हुए दूसरी ओर देखते हुए कहता है, शी इज़ माई गर्लफ्रेंड, सो स्टे अवे फ्रॉम हर। यह सुनकर अथर्व को झटका लगता है। अथर्व उसे बहुत देर तक देखता है और जैसे उसे रुद्र के बातों पर विश्वास ही ना हो। पर रुद्र अपना फ़ोन निकालकर अथर्व को दिखाता है, जिसमें रुद्र अथर्व को आव्या को किस कर रहा था। यह देखकर तो अथर्व को वहाँ खड़े होने पर भी एक शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। वह तुरंत पलटकर वहाँ से चला जाता है। रुद्र से जाता हुआ देखकर अपने कदम उस गार्डन की ओर बढ़ाता है। गार्डन में पहुँचते हुए आव्या के कदम जिन फूलों पर थे, जिन फूलों की पंखुड़ियों को उठाकर सूंघने लगता है। रुद्र अब उसे अपने पॉकेट में रखता है, फिर पढ़कर बिस्तर पर लेट जाता है जहाँ आव्या लेटी थी। लेटते ही उसे बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है, जो उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था।
रुद्र अब अपने फ़ोन को निकालकर उसी फोटो को देखता है जिस पर वह उसे किस कर रहा था। वह फोटो को छूते हुए धीरे से कहता है, यू आर ओनली माइन बेबी गर्ल। दूर रहो भी, अगर तुम फिर भी खुद से तुम्हें जुदा नहीं होने दूंगा। भले रहेंगे हमेशा एक दूसरे से दूर, लेकिन तुम्हें किसी और का होने नहीं दूंगा। बोलते ही वह आव्या के फोटो को अपने सीने से लगा लेता है। अगले दिन साइनिंग विला, जहाँ आव्या के साथ सभी रहते हैं। आव्यान और सहस्रा यहाँ पहुँच चुके थे। सहस्रा पहुँचते ही सबसे पहले आव्या के गले लगती है। आव्या भी उसके गले लगकर मुस्कुरा कर कहती है, आई रियली मिस यू भाभी। सहस्रा भी बहुत ज़्यादा खुश थी यहाँ आकर, वह उनके चेहरे से साफ पता चल रहा था। सहस्रा आव्या से दूर होकर कहती है, मैंने भी आपको बहुत मिस किया। मैं तो यहाँ कब से आना चाहती थी, लेकिन कुछ लोग होते ही ऐसे दूसरों को खुशी से चिढ़ते हैं। बोलते ही वह सहसा तिरछी नजरों से आव्यान को घूरने लगती है। आव्यान भी सहसा की बात सुन चुका था, लेकिन ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे उसने सुना ही ना हो। वही आव्या सहसा की बातों को समझ नहीं पाती, तो आव्या इधर उधर देखते हुए सवाल करती है, कौन लोग भाभी? सहसा नाम में सिर हिला देती है। सहसा ध्रुवन से मिलती है, फिर काव्या के पैर छूती है, जिसे देखकर काव्या मुंह बनाते हुए कहती है, ऐसे पैर मत छुआ कीजिए, बहुत बूढ़ी जैसा लगता है, और मैं बूढ़ी नहीं हूँ। इससे इतना बोलते ही सभी हंसने लगते हैं। काव्या भी मुस्कुराते हुए सहस्रा को अपने सीने से लगाती है। काव्या से गले लगते हुए सहस्रा के चेहरे पे सुकून थी। सहस्रा आदित्य को आज तक नहीं मिली थी, पता नहीं क्यों, लेकिन सहस्रा आदित्य से डरती थी। इस बार से सब परिचित हो चुके थे। आदित्य घर में नहीं था, इसलिए सहस्रा बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल थी। सभी से मिलने के बाद सहस्रा ने आव्या और ध्रुवंश ले जाते हैं। काव्या आव्यान के गाल को छूकर कहती है, आयान कैसे हैं आप? आप तो कॉल भी रिसीव नहीं करते। आव्यान शांति से काव्या के गले लग जाता है, जिसे महसूस कर काव्या के होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। काव्या आव्यान के पीठ को सहलाते हुए कहती है, आई रियली मिस यू मेरा बच्चा। आव्यान काव्या के गले से अलग होता है और उसके हाथ पर किस करते हुए कहता है, आई ऑल्सो मिस यू ममा। काव्या आव्यान को गौर से देखते हुए मुस्कुराते हुए कहती है, हमारी बहुरानी बहुत नाराज़ लग रही है, आपने कुछ किया है क्या उसके साथ? काव्या के सवाल पर ध्रुव बीच में ही बोलता है, कुछ नहीं करेगा ना तो तुम दादी कैसे बनोगी? काव्या शायद ज़्यादा परेशान किया होगा आव्या ने, इसीलिए ज़्यादा नाखुश दिख रही है। कुछ नहीं करेगा तो? श्रेष्ठा ध्रुव के कंधे पे मारते हुए कहती है, शट अप ध्रुव, हर कोई तुम्हारी तरह नहीं होते, और तुम ये बेशर्मी वाली बातें करना बंद कब छोड़ोगे? ध्रुव एकदम से श्रेष्ठा की कमर को पकड़कर अपने से सटाकर कहता है, कभी नहीं छोड़ूंगा। मेरी तरह हर कोई नहीं होते, लेकिन मुझे तो लगता है कि हर किसी को मेरी तरह होना चाहिए। बस 1-2 घंटे प्यार करने से क्या ही मज़ा तो तब आता है ना जब अपनी पार्टनर नींद में भी आहें भरती रहे। श्रेष्ठा झटके से ध्रुव से खुद को छुड़ाती है। वही काव्या हंसते हुए कहती है, मुझे लगता है मिस्टर हीरो अब भी जवानी में जी रहे हैं। श्रेष्ठा चिढ़ते हुए ध्रुव को घूर कर कहती है, निहायती बेशर्म है ये, उम्र बुढ़ापे की चल रही है और शौक जवानी के हैं। ध्रुव अपने कॉलर को ऊपर करते हुए कहता, ओह हेलो, बुढ़ा किसे कहा तुमने? दिख नहीं रहा अब भी मैं कितना हैंडसम हूँ? अभी कुछ दिन पहले एक लड़की पूछ रही थी, क्या आप शादीशुदा हैं? हाँ, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। बोलते ही ध्रुव काफ़ी स्टाइल के साथ अपने बालों पर हाथ फेरता है और श्रेष्ठा को देखने लगता है। श्रेष्ठा उसे बोरियत से देखती है तो वहीं काव्या की हंसी निकल जाती है। वहीं आव्या को तो जैसे उसकी बातों पर कोई इंटरेस्ट ही ना था, इसलिए वह फ़ोन में बिजी हो जाता है। आव्या को ऐसा खड़ा देखकर काव्या कहती है, आयान जाइए कमरे में, आप आराम कर लीजिए। आव्यान तुरंत वहाँ से आगे बढ़ जाता है। वहीं सौरभ सोफे पे बैठा ध्रुव और श्रेष्ठा की नोक-झोंक देखकर मुस्कुरा रहा था। मुंबई। आदित्य इस वक्त सिंघानिया विला के खंडर में खड़ा था। वह उस खंडर को देखते हुए अपने बताए पलों को याद कर रहा था।
जिसमें उसके परिवार के हर एक सदस्य मौजूद थे। आदित्य खड़ा ही था कि तभी बहुत सारे बॉडीगार्ड उसके पीछे आकर खड़े हो जाते हैं। ये सारे बॉडीगार्ड आदित्य के पहले वाले बॉडीगार्ड ही थे, जो आदित्य के मरने की खबर सुनकर शांत बैठ हुए थे। लेकिन आज ही उन सबको बुलाया गया था। रॉकी के बाद इन सबको का हेड मार्शल था। रॉकी इन सबका हेड मार्शल था, जिसे आदित्य ने कांटेक्ट की थी। आदित्य की शांत नज़र एकदम से सर्द हो जाती है। वह बॉडीगार्ड भी मुड़कर देखते हैं। मार्शल आदित्य के सामने सिर झुकाए खड़ा था। मार्शल ऐसे ही सिर झुकाए बोलता है, बॉस, आपकी सारी कंपनी पर किसी और ने कब्जा कर लिया है, फेक डॉक्यूमेंट बनाकर। आदित्य अपना हाथ बढ़ाकर मार्शल आदित्य के हाथ को आगे देखकर गन निकालकर उसके हाथ में दे देता है। आदित्य गन लेकर हाथ फेरते हुए एकदम सर्द आवाज में कहता है, सो लेट्स स्टार्ट द फाइट। आदित्य सिंघानिया के एम्पायर पर कब्जा करना इतना आसान नहीं है। बोलते ही वह मार्शल को देखता है और इशारा करता है। मार्शल हाँ में सिर हिलाता है और अपनी कदम पीछे करने लगता है। तो इट मीन्स कि रॉकी जिंदा है। आदित्य अपना हाथ बढ़ाता है और मार्शल आदित्य के हाथ को आगे देखकर गन निकालकर उसके हाथ में दे देता है। अच्छा, आदित्य शेड्स निकालकर आंखों में लगाकर गन अपने बैक पर रखता है और अपने स्टेट कदम बढ़ाते हुए आगे बढ़ता जाता है। मार्शल कार का दरवाज़ा खोलता है और आदित्य कार में बैठ जाता है। कार में बैठते ही कार वहाँ से तेज रफ्तार से चली जाती है। गोवा। आव्या और सहस्रा दोनों इस वक्त मज़े से हंसते हुए बात करने गोलगप्पे खाने में बिजी थे। ध्रुवंश कार की बोनट पर बैठा हुआ था और फ़ोन चला रहा था। वह फ़ोन चला ही रहा था कि उसकी नज़र एक और चली जाती है। उसे वही लड़की दिखती है जिसे वह रात को मिला था। वह लड़की इस वक्त जीप के बोनट पर बैठी लॉलीपॉप खा रही थी। उसने इस वक्त एक शॉर्ट जीन्स और साथ टॉप पहनी थी। उसमें कमर पर एक ओढ़नी बांध रखी थी। ध्रुवंश को सोचते हुए कार के बोनट से उतरता है और उस लड़की की ओर बढ़ने लगता है। वह लड़की लॉलीपॉप खाते हुए इधर से उधर देख रही थी। ध्रुवंश उसके पास पहुंचते हुए जीप की बोनट पर पैर रखकर उस लड़की के चेहरे को झुकता है। ध्रुवंश ने अचानक ऐसे करने से वह लड़की उसे देखने लगती है। ध्रुवंश उसे घूरते हुए कहती है, बिना किसी की परमिशन से किसी को किस करना पता है कितना बड़ा अपराध है। इसके लिए मैं तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन कर सकता हूँ। वह लड़की ध्रुवंश को गौर से देखती है और उसकी बातों को सुनकर वह समझ जाती है कि वही लड़का है जिसे उसने कल रात किस किया था। कुछ देर तक तो फिर लड़की उसे देखती रहती है। फिर काफ़ी स्टाइल से लॉलीपॉप को अपने मुंह से निकालकर रैप करती है और एक पॉकेट में रखकर अचानक ही ध्रुवंश के कॉलर को पकड़ लेती है। ध्रुवंश उसके इस रिएक्शन से उसके चेहरे से और करीब झुक जाता है। वह लड़की ध्रुवंश की आंखों में देखते हुए कहती है, तुम्हें पता है तुम किससे बात कर रहे हो? कायरा सहगल। कायरा सहगल नाम है मेरा। मुझसे पंगा लेने के बारे में सोचना भी मत। मुझे कल तुम्हारे इस होठों की ज़रूरत थी तो मैंने यूज़ कर लिया। इसकी कीमत बता दूं, मैं पे कर दूंगी। बोलते ही कायरा ध्रुवंश के होठों को देखती है और फिर उसके चेहरे को देखती है। ध्रुवंश कायरा के चेहरे को देखते हुए काफ़ी ज़्यादा सीरियस से लगता है। कीमत सुनकर कहीं तुम पीछे ना हट जाओ। कायरा मुस्कुराते हुए कहती है, कायरा कभी किसी चीज़ से पीछे नहीं हटती। बोलो तो कीमत क्या है? जैसे ध्रुवंश यह सुनता है उसके होठों पर तिरछी मुस्कुराहट आ जाती है। ध्रुवंश के मुंह से बस एक शब्द निकलता है, सेक्स। यह सुनते ही कायरा की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। वहीं ध्रुवंश की मुस्कान खैरी हो जाती है। कायरा झटके से ध्रुवंश को धक्का देकर जोर से चिल्लाती है, वॉट? कायरा के धक्का देने से ध्रुवंश 2 कदम पीछे हो जाता है और कायरा को देखने लगता है। कायरा तुरंत जीप से बोनट से उतरकर उस पर चिल्लाती है, दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? ना हाय ना हेलो, तुम्हें सीधे सेक्स चाहिए। कायरा के ऐसे चिल्लाने पर वहाँ मौजूद सब लोग दोनों को देखने लगे और ध्रुवंश में कोई शर्म थी न ध्रुवंश में कोई शर्म थी और न ही कायरा में। कायरा जब लोगों को अपनी तरफ देख पाती है, जब चारों तरफ लोगों को देखती है तो वह चिल्लाते हुए कहती है,
फिल्म चल रही है क्या यहाँ पर जो झांकने आ गए? ये हम दोनों का मैटर है तो अपने काम से ध्यान करो। कायरा के ऐसे जवाब से सब अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। फिर भी वह सब मुड़ मुड़ कर देख रहे थे। अब पब्लिक स्पेस में ऐसी बातें ही हुई थी। कायरा सबकी खोटती है, फिर ध्रुवंश की ओर देखकर घूरते हुए कहती है, और तुम, संस्कार नाम की कोई चीज़ नहीं है क्या तुम में? ध्रुवंश कायरा के ऊपर से नीचे देखते हुए कहता है, संस्कार? ध्रुवंश ये सब बोलकर कायरा को टीज कर रहा था। ध्रुवंश कायरा की पर्सनैलिटी देखकर बस उसे जांच करने के लिए सब बोले जा रहा था, वरना ध्रुवंश को लड़कियों की इज्जत करना बहुत अच्छे से आता है। थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे।